हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय अनुराग और आज हिंदी के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत के बारे में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे हिंदी साहित्य के सिलेबस में सेकंड पेपर में जो पहला खंड है काव्य खंड, उसमें मलिक मोहम्मद जायसी को हमें पढ़ना है। और जायसी के इस महाकाव्य में हमें दो खंड पढ़ने हैं, एक तो सिंघल द्वीप खंड और दूसरा नागमती वियोग खंड। तो उस पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़े पद्मावत के बारे में आपको जानकारी दूं। एक तो पद्मावत की कहानी जो है वो लोक प्रचलित कहानी है, लोक काव्य है पद्मावत, और सदियों से ये कहानी पद्मावती की या पद्मिनी या पद्मावत, इस नाम से ये कहानी सदियों से लोक परंपरा में प्रचलित है और कमोबेश सभी लोग इस कथा के बारे में जानते हैं। अभी पिछले वर्षों में संजय लीला भंसाली ने इस पर मूवी बनाई, फिल्म बनाई, और ये फिल्म काफ़ी चर्चित भी रही पद्मावत। कुछ हंगामा भी हुआ, आप सबको पता है कि इसका विरोध भी हुआ और राजस्थान में संजय लीला भंसाली पर हमले भी हुए। कई तरह की चर्चाएं आई, चूंकि राजस्थान में पद्मावती को, रानी पद्मावती को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है कि स्त्री अस्मिता और सम्मान की पहचान और प्रतीक के रूप में पद्मावती को देखा जाता है। इसीलिए वहाँ इसका विरोध हुआ कि वहाँ लोगों का कहना था कि रानी पद्मावती हमारे लिए चूंकि सम्मानीय है, इसलिए उनके साथ कोई कहानी में कोई बदलाव ना किया जाए और ना ही सम्मान में किसी तरह की कोई कमी की जाए। खैर, फिल्म रिलीज हुई और फिल्म बहुत हिट रही, सुपर डुपर हिट रही और अच्छी बनी भी थी। और उसमें फिल्म को देखकर एक बार फिर से हम उस परिदृश्य और परिवेश को थोड़ा उसका अंदाजा हम ले सकते थे फिल्म को देखते हुए कि मध्यकाल में कुछ इस तरह की स्थितियां रही होंगी। दूसरी एक बात यह कि एक प्रेम कथा है पद्मावत, और प्रेम कथा हमेशा आकर्षक होता है, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि प्रेम हमारे जीवन का आधार है और प्रेम कहानियां सदैव लोगों को आकर्षित करती रही हैं। सिनेमा के जरिए, साहित्य के जरिए, नाटक के जरिए, गीतों में हमेशा प्रेम कथा जो है आकर्षित करता रहा है। और प्रेम एक ऐसा विषय है जो हर एक व्यक्ति की रुचि में शामिल है। आपने देखा होगा, प्रायः जो हमारी हिंदी फिल्में बनती हैं उसमें भी प्रेम को किसी ना किसी रूप में व्यक्त किया जाता है। और प्रेम उसका, बल्कि जो मेन स्टोरी होती है फिल्मों की, उसमें प्रेम कहानी को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बाकी जो कहानियां होती हैं वो सब सेकेंडरी होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि यूपीएससी में हम पद्मावत को क्यों पढ़ें? ऐसा प्रेम काव्य पढ़कर हमें क्या मिलने वाला है? कई बार स्टूडेंट ऐसे भी सवाल करते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, IAS बनने जा रहे हैं या और ऐसे सेवाओं में जाना चाहते हैं, सिविल सेवा में, और वहाँ इस तरह के एक मध्यकालीन रचना को पढ़ना और प्रेम कथा को पढ़ना, इससे हमें क्या हासिल होगा? तो मैं इस बात को भी थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि प्रेम हमारे जीवन का आधार है, ये हम सब जानते हैं। प्रेम ही वो तत्व है जो इस जीवन को बचाए हुए है, इस दुनिया को बचाए हुए है, जो हमारे अंतरंगता का, हमारे संबंधों का, हमारे रिश्तों का आधार है। तो एक जीवन मूल्य, एक सामाजिक मूल्य के रूप में प्रेम की प्रतिष्ठा हर एक काल में होती रही है और साहित्य हमेशा इस पर अपने विचार और अपने तरीके से साहित्य हमेशा इसे व्यक्त करता रहा है। दूसरी बात ये कि जब हम किसी रचना को पढ़ते हैं तो उस रचना को पढ़ने का हमारा दो उद्देश्य होता है। एक तो रचना का साहित्यिक आस्वादन करना, कि उस रचना की जो कथा है उसे पढ़ें और उसके आनंद की अनुभूति, जो साहित्य में कहा जाता है रसानुभूति या आनंदानुभूति, जब हम आस्वादन करते हैं, रचना को पढ़ते हैं, तो हमें उसे आनंद की प्राप्ति होती है।
उसे सरल भाषा में आप मनोरंजन भी कह सकते हैं। तो एक उद्देश्य तो मनोरंजन या आनंदानुभूति अथवा रसानुभूति के लिए हम पढ़ते हैं, और उसी के साथ साथ हम रचना का एक साहित्यिक मूल्यांकन भी करते हैं कि इस रचना का जो भाव पक्ष है वो कैसा है, शिल्प पक्ष कैसा है, यानी कि रचनाकार ने किस तरीके से रचना को लिखा है और साहित्यिक दृष्टिकोण से इसका क्या मूल्य है, क्या योगदान है। तो एक तो इस दृष्टिकोण से हम अध्ययन करते हैं। दूसरा, एक अध्ययन का हमारा प्रयोजन, हमारा उद्देश्य ये भी होता है कि रचनाओं के जरिए हम जिस काल की वो रचना है उस काल विशेष के जीवन, समाज, उसकी गतिविधियां, इन तमाम चीजों को भी हम समझें। कोई भी रचना अपने समय और परिवेश से कटी हुई नहीं होती, बल्कि उससे किसी न किसी रूप में उसका जुड़ाव होता है। समय और समाज की अभिव्यक्ति रचना है। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो रचनाकार जिस दौर में और जिस परिवेश और परिस्थितियों में रहते हुए रचना करता है, उसकी उस पर छाप दिखाई देती है। कई बार रचनाएं अपने समय और परिस्थितियों से अलग भी हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं तो मध्यकाल में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, तो रामचरितमानस का वो परिवेश नहीं है, वो काल नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा। तो कई बार रचनाएं परिवेश से अलग भी हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर रचनाएं जो हैं या मानस को भी अगर हम लोग देखें तो कई दूसरे अर्थों में हम लोग मध्यकाल से मानस को जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं। इस संदर्भ में देख सकते हैं कि मानस की रचना मध्यकाल में गोस्वामी जी ने इसलिए की क्योंकि मध्यकाल की परिस्थितियां इतनी छिन्न भिन्न थी, इतना समाज टूटा बिखरा हुआ था, आदर्श और मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी। संभवतः गोस्वामी जी उसी आदर्श मर्यादा को समाज में पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए मानस जैसे महाकाव्य की रचना करते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि हम पद्मावत को देखें तो जायसी का एक सामाजिक सरोकार भी है, एक सामाजिक उद्देश्य भी है। जिस मध्यकाल में 1540 के आसपास की रचना है, और 1540 के आसपास यानी कि जो मध्यकाल है, उस मध्यकाल में जिस तरह का माहौल है और सामाजिक सांस्कृतिक एक टकराहट का एक दौर है, सामाजिक सांस्कृतिक टकराहट का एक दौर है। ऐसे दौर में जब अगर जायसी ये रचना करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक उद्देश्य ये भी है कि वो अपने समय और समाज को इस कथा के जरिए एक संदेश भी देना चाहते हैं। और जहां हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में लड़ रहे हैं, चूंकि मध्यकाल में आप देखते हैं वैसे 1540 का समय जो है, इस समय तक हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, एक समझदारी बन गई थी। लेकिन मध्यकाल में हम देख रहे हैं कि इस्लामिक आक्रमण के बाद से मुगलों की सत्ता स्थापित होने तक प्राय संघर्ष की स्थिति बनी। मुगलों के समय में भी काफी युद्ध हुए। तो एक ऐसे समय में जब सांप्रदायिक तनाव है, सांस्कृतिक टकराहट की स्थिति बनी हुई है, समाज में तमाम तरह की बुराइयां, विकृतियां, कोई मूल्य नहीं, मध्यकाल के समाज के बारे में हम जानते हैं। सामंती समाज है और सामंती समाज का चरित्र कैसा होता है हम सब जानते हैं। जहां समाज में इतनी टकराहट हो, असहिष्णुता हो, झगड़े हो, इसमें प्रेम काव्य लिखना, आप समझ सकते हैं कि जायसी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। समाज और संस्कृति को परस्पर करीब लाकर एक समझदारी पैदा कर रहे हैं, एक मेल जोल, एक संवाद पैदा कर रहे हैं दो संस्कृतियों के बीच में। और निश्चित तौर पर इसका प्रभाव भी दिखाई देता है जब धीरे धीरे हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक उन मेल जोल और एक प्रेम का संबंध बनता है। कहने का आशय यह है कि यह केवल एक प्रेम काव्य कथा के स्तर पर नहीं है, बल्कि उस समय के मध्यकालीन समाज में इस प्रेम की आवश्यकता थी। एक सामाजिक, एक पारिवारिक मूल्य के रूप में प्रेम की जरूरत थी और जायसी उसकी पूर्ति करते हैं। आप सब जानते हैं कि मध्यकाल में प्रेम को अभिशाप समझा गया है, प्रेम निषेध है।
प्रेम को पाप के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि प्रेम जिस एक लोकतांत्रिक और समानतावादी समाज की स्थापना करता है, प्रेम जिस बराबरी की बात करता है, वो सामंती समाज को मंजूर नहीं था। इसलिए सामंती समाज ने प्रेम और ऐसी चीजों का विरोध किया। सामंती समाज ने इन चीजों को बुरा माना, इन चीजों को एक बड़े ही हिकारत भरे निगाह से देखा। लेकिन ऐसे माहौल में जायसी प्रेम काव्य की रचना करके निश्चित तौर पर समाज को जोड़ने का काम करते हैं, समाज में एक संबंध स्थापित कर रहे हैं। और खासकर तब जब मुसलमानों का शासन है, मलिक मोहम्मद जायसी खुद भी मुसलमान हैं, लेकिन पद्मावत में हिंदू घरों की बात करते हैं, हिंदू रीति रिवाजों की बात करते हैं और एक ढंग से हिंदू समाज को समझने का प्रयास करते हैं और उससे दूसरे जो संस्कृति के लोग हैं उससे उनका परिचय कराते हैं। दूसरी बात यह भी है, आप देखेंगे कि मलिक मोहम्मद मुसलमान हैं, लेकिन उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। शासन भी मुस्लिम है, कवि भी मुस्लिम है, लेकिन आप कथा में देखेंगे, पद्मावत की कथा में, कि उन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का सुल्तान रहा, उसको इस कथा में उन्होंने एक विलन के रूप में, खलनायक के रूप में दिखाया। राजा रत्न सेन और अलाउद्दीन खिलजी दोनों पद्मावती को पाना चाहते हैं, लेकिन सफलता राजा रत्न सेन को मिलती है और रत्न सेन को अलाउद्दीन खिलजी इसमें एक नायक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दूसरी ओर उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को शैतान कहा है और विलन के रूप में प्रस्तुत किया है। तो आप समझ सकते हैं कि केवल जायसी का उद्देश्य केवल प्रेम काव्य ही लिखना नहीं है, बल्कि समाज को एक संदेश देना भी है कि प्रेम हमारे जीवन का आधार है और इस प्रेम को कैसे हासिल किया जा सकता है। और उन्होंने इस कथा में यह दिखाने का प्रयास किया है कि यह प्रेम तलवार के बल पर नहीं, शक्ति के बल पर नहीं, बल्कि इस प्रेम को हासिल करने के लिए हमें इसका मूल्य चुकाना पड़ता है। और इसके मूल्य क्या है? इसका मूल्य है त्याग, समर्पण, बलिदान, किसी तरह की अपेक्षा नहीं, मर मिटने का भाव, सब कुछ लुटा देने का भाव। इस प्रेम में पूरी तरीके से समर्पित होना पड़ता है, तभी यह प्रेम हमें प्राप्त होता है। प्रेम करब कठिन है राजा, जायसी ने लिखा है कि प्रेम करना बेहद कठिन है। हम लोग कबीर को जब पढ़ रहे थे तब भी हम लोग बात कर रहे थे, कबीर भी प्रेम को एक आसान और बड़ा एक चलता फिरता काम नहीं मानते। उन्होंने भी प्रेम की शर्तें निर्धारित की। उन्होंने कहा था, यह तो घरू है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भुई धरे सो बैठे ही माही। ये खाला का घर नहीं है जब चाहा तब चले आए, ये प्रेम का घर है और यहां अहंकार और अभिमान और सारे ऐसे जो विकृतियां हैं उन सब को छोड़ना पड़ता है, तब इस घर में प्रवेश मिलता है। जायसी भी कहते हैं कि ये बड़ा कठिन है, यहां सिर के बल चढ़ना पड़ता है, इस पहाड़ पर, प्रेम रूपी पहाड़ पर सिर के बल चढ़ना पड़ता है और इस प्रेम के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। चूंकि अलाउद्दीन खिलजी तलवार के बल पर और शक्ति के बल पर इस प्रेम को हासिल करना चाहता है, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती नहीं मिलती और राजा रत्न सेन अपना सब कुछ गंवा देते हैं, योगी बन जाते हैं, फकीर बन के रानी पद्मावती को पाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें करते हैं और फिर उन्हें सफलता मिलती है और पद्मावती से वो विवाह कर पाते हैं। तो एक प्रेम को एक मूल्य के रूप में, एक आदर्श के रूप में, मूल्य को एक मर्यादा के रूप में स्थापित करने का काम किया है जायसी ने, और वो भी मध्यकालीन परिवेश में, मध्यकालीन समाज में, जहां प्रेम को लेकर एक बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण है। वहां एक कल्पना और इतिहास को मिलाकर एक ऐसे महाकाव्य की रचना की है उन्होंने, जिसमें उन्होंने अपने मंतव्य, अपने प्रयोजन, अपने उद्देश्य को रखा है और उनका उद्देश्य यही है प्रेम का संदेश देना, प्रेम को एक जीवन के मूल्य के रूप में स्थापित करना। और उन्होंने अपनी रचना में एक साफ साफ संदेश दिया है कि ये जो प्रेम है, यही जो मानुष प्रेम है, यही बैकुंठ है, जिस बैकुंठ के पीछे लोग भाग रहे हैं, जिस स्वर्ग
मोक्ष मुक्ति के पीछे लोग भाग रहे हैं। असल में यही प्रेम जो है वो बैकुंठ का रास्ता है। मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी, नाही तो काह छार भर मुट्ठी। यानी कि मानुष प्रेम ही बैकुंठ है, वरना यह जीवन कुछ नहीं है, बस एक मुट्ठी राख है। उन्होंने प्रेम को एक बैकुंठ यानी कि एक स्वर्ग, एक जन्नत के रूप में उन्होंने स्थापित किया है। प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताया है। और आप देखेंगे कि इस प्रेम कथा में उन्होंने अंत में इस बात का संदेश दिया है, अंत में ये दिखाया है कि अलाउद्दीन खिलजी और रत्नसेन दोनों प्रयास करते हैं इस प्रेम को पाने का, लेकिन जहां रानी पद्मावती, रानी पद्मिनी रत्नसेन को प्राप्त होती है, तो वहीं अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती तो नहीं मिलती, बल्कि उनकी राख मिलती है। तो ये जो संदेश है, ये अपने आप में बड़ा संदेश है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग पद्मावत को पढ़ते हैं। एक महाकाव्य तो है ही, महाकाव्य का इसमें जो उसकी जो विशेषताएं हैं, महाकाव्य की जो उदात्तता है, महाकाव्य का जो औदात्य है, वो तो इसमें है ही। एक साहित्यिक रचना के रूप में तो एक महान रचना है ही, एक लोक काव्य के रूप में भी इसका हम लोग अध्ययन करते हैं कि एक लोक जीवन के अभिव्यक्ति करने वाला लोक काव्य है। यद्यपि इसे लेकर थोड़ा विवाद भी है कि ये फारसी परंपरा में लिखी गई सूफी दर्शन की अभिव्यक्ति वाला काव्य है, और इसमें इसे सूफी काव्य के रूप में देखा जाना चाहिए। निश्चित तौर पर जायसी का संबंध सूफी दर्शन से है, सूफी मत से है, लेकिन इसे हम देखें तो सही मायने में एक लोक जीवन का काव्य है, एक लोक काव्य है, जिसमें हम लोक जीवन की सारी जो उनके तमाम जो गतिविधियां हैं, वो सब इसमें हम देखते हैं। लोक भाषा में भी रचित है, अवधी, ठेठ अवधी में लिखा गया ये महाकाव्य है। तो कई सारी ऐसी विशेषताएं हैं इस रचना को पढ़ते हुए हम पाएंगे। ये रचना केवल एक मनोरंजन या दिल बहलाने वाला प्रेम काव्य नहीं है, बल्कि एक जीवन मूल्य के रूप में, एक सामाजिक मूल्य के रूप में प्रेम, और प्रेम को पाने के लिए किस तरह से हमें उसके मूल्य चुकाने पड़ते हैं, उसके प्रति जो एक सम्मान का भाव होना चाहिए, वो किस तरीके से होना चाहिए, तब ये प्रेम हमें प्राप्त होता है। जायसी ये संदेश देना चाहते हैं। बहरहाल, इस पर चर्चा शुरू करने के पहले मैं टॉपिक बता दूं कि इस पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार जरा वो भी आप देख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन को भी हम लोग थोड़ा समझेंगे कि कवि का जीवन कैसा है। पहली चीज तो ये कि इसमें 2 खंड पढ़ने हैं, एक तो सिंगल द्वीप खंड और एक नागमती वियोग खंड। कोई 58 इसके खंड हैं, सर्ग या खंड कह लीजिए, लेकिन इसमें हमें केवल 2 खंड पढ़ने हैं, सिंगल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड। आप देख सकते हैं कि इसमें सिंगल द्वीप खंड जो है, जहां पद्मावती जहां की रहने वाली हैं, सिंगल द्वीप की, और सिंगल द्वीप का बड़ा भव्य और बड़ा आध्यात्मिक सा वर्णन किया है जायसी ने। सिंगल द्वीप के वर्णन में उनका बड़ा मन रमा है, बल्कि पद्मावती का भी उन्होंने बढ़ चढ़कर अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। और नागमती वियोग खंड में राजा रत्नसेन की जो विवाहिता है नागमती, राजा के जाने के बाद जब वो पद्मावती की तलाश में चले जाते हैं, तो उसके बाद रानी नागमती का जो एक पति के पतिव्रता पत्नी का जो एक वियोग है अपने पति को लेकर, उसका बड़ा मार्मिक चित्रण जायसी ने किया है इस खंड में। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नागमती के वियोग वर्णन का बड़ा बढ़ चढ़कर तारीफ की है, उन्होंने जायसी को इसके लिए बहुत सराहा है। तो नागमती वियोग खंड में नागमती का वियोग वर्णन है। इसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पहले जायसी को जानेंगे, जायसी का व्यक्तित्व और कर्तृत्व। उसके बाद जायसी और सूफी मत, क्योंकि जायसी का सूफी मत से क्या संबंध है, और क्या जायसी सूफी मत की अभिव्यक्ति के लिए ही पद्मावत की रचना करते हैं, यह भी एक सवाल बनता है, तो इस पर भी हम देखेंगे। पद्मावत में इतिहास और कल्पना का समन्वय है, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या ये इतिहास है या कल्पना है? तो हम देखेंगे कि इसमें दोनों बातें हैं, कुछ बातें इतिहास की है और कुछ बातें कल्पना की है। रचनाकार
इतिहास को पृष्ठभूमि के रूप में उठाकर उसमें कल्पना का समावेश किया है, और कल्पना का समावेश करने के पीछे जायसी का उद्देश्य यह है कि जो वो संदेश देना चाहते हैं, जो वो कहना चाहते हैं, वो अपने इस काल्पनिक घटनाओं के जरिए वो उसमें व्यक्त करते हैं। तो ये भी देखा, इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि किस तरह से उन्होंने समन्वय किया है। पद्मावत में प्रेम तत्व जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पद्मावत एक प्रेम काव्य है। जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है कि प्रेम के दर्द, प्रेम में जो विरह वेदना है उसके कवि हैं जायसी। सूफियों के यहाँ ऐसे भी भावात्मक रहस्यवाद है। आप जानते हैं भावात्मक रहस्यवाद के तहत सूफी अपने खुदा को, अपने ईश्वर को, जिसको सूफी परंपरा में अपनी मासूका माना जाता है, और साधक जो है, भक्त अपने आप को मासूक मानता है और अपने ईश्वर को मासूका, तो अपनी मासूका यानी कि अपनी खुदा की तलाश में वो किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, और वहां प्रेम ही है जरिया खुदा को पाने का, ईश्वर को पाने का। और सूफी मत में हम लोग बात करेंगे कि वहां इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की बात कही गई है, यानी कि सांसारिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त करना। तो जायसी के प्रेम तत्व पर भारतीय और फारसी परंपरा, सूफी परंपरा दोनों का प्रभाव है। यह हम लोग प्रेम तत्वों में देखेंगे। एक टॉपिक यह बनता है कि जायसी का प्रेम वर्णन भारतीय या फारसी अथवा फारसी, यानी कि इसी प्रेम तत्व के तहत ही वो टॉपिक आ जाएगा। फिर एक सवाल बनता है ये कि पद्मावत जो है वो अन्योक्ति काव्य है या समासोक्ति काव्य है। अन्योक्ति और समासोक्ति का आशय यह है कि क्या इसमें कोई आध्यात्मिक बात, आध्यात्मिक कोई इसका आशय है, अर्थ है? क्या जायसी प्रतीकात्मक रूप से कोई अन्य कथा कह रहे हैं, कोई आध्यात्मिक संदर्भ है? और समासोक्ति का मतलब है कि नहीं, ये एक लोक काव्य है और लोक जीवन की अभिव्यक्ति इसमें हुई है, इसका कोई अन्य अर्थ ना लिया जाए। तो इस पर हम लोग बात करेंगे कि इसको अन्योक्ति काव्य कहा जा सकता है या नहीं, या एक समासोक्ति रचना है। पद्मावत में लोक तत्व, पद्मावत में लोक तत्व का मतलब है कि लोक जीवन की झलक पद्मावत में कैसे मिली है। पद्मावत को हम लोग लोक काव्य कहते हैं, और लोक जीवन का काव्य ही माना जाता है पद्मावत को, कि एक लोक काव्य है जिसमें लोक जीवन की झलक और लोक जीवन शुरू से आखिर तक व्याप्त है। तो लोक जीवन के कौन कौन से तत्व हैं, क्या क्या हैं, किस तरीके से लोक भाषा का प्रयोग हुआ है, उसका हम लोग इसमें बात करेंगे, फिर उसकी चर्चा करेंगे। फिर जायसी का रहस्यवाद, ये मिलाकर पूछ दिया जाता है कि जायसी के रहस्यवाद को स्पष्ट करते हुए पद्मावत में उनके भावात्मक रहस्यवाद पर प्रकाश डालिए वगैरह, ऐसे पूछा जा सकता है। तो जायसी का रहस्यवाद कैसा है? सूफियों का रहस्यवाद भावात्मक रहस्यवाद है, आपको मालूम है। भारतीय परंपरा में साधनात्मक रहस्यवाद को महत्व मिला है, तो सूफियों के यहाँ भावात्मक रहस्यवाद को, क्या है भावात्मक रहस्यवाद, कैसे वो पद्मावत में व्यक्त हुआ है, ये सब हम देखेंगे। एक क्वेश्चन बनता है कि पद्मावत एक त्रासद कथा, और त्रासद कथा का आशय है कि इसमें ट्रेजेडी है, त्रासदी है। और त्रासद कथा की विशेषता यह होती है कि ऐसी कथाएं प्राय दुखांत होती हैं, नायक अथवा नायिका की मृत्यु हो जाती है, और बिना किसी ऐसे कोई बड़े कारण के नायक या नायिका धोखे से या किसी अकारण उनकी मृत्यु हो जाती है, और ये पाठक पर बड़ा एक मानसिक आघात सा लगता है। यहां भी हम देखेंगे कि अंत जो है बड़ा दुखांत है। उधर राजा रत्नसेन अपने पड़ोसी राजा देवपाल के साथ संघर्ष में धोखेबाजी से मारे जाते हैं, और इधर रानी पद्मावती, साथ ही साथ रानी नागमती और चित्तौड़ में राजमहल की और स्त्रियां जो हैं वो सब जौहर व्रत कर लेती हैं और अपने आप को भस्म कर लेती हैं, चिता में, अग्नि में अपने आप को समाप्त कर देती हैं। ये बड़ा दुखद है, और इसीलिए इसको त्रासद काव्य भी कहा जाता है। तो त्रासदी इसमें कैसे है, जीवन की एक ट्रेजेडी को भी इसमें हम देखते हैं, तो उस पर भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ पद्मावत एक प्रबंध काव्य, चूंकि एक महाकाव्य है, एक प्रबंध रचना है, तो प्रबंध रचनाओं की विशेषताएं क्या होती हैं और पद्मावत में वो है कि नहीं।
प्रबंध रचनाएं जो होती हैं वो एक विस्तार पाती हैं और उसमें साहित्यिक जो उपलब्धियां हैं वो हम उसमें देख सकते हैं। महाकाव्य में साहित्य के भाव और शिल्प दोनों पक्ष का एक बड़ा विस्तार होता है, तो उसमें तमाम वो विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं। तो ये उस कसौटी पर पद्मावत कैसा का। पद्मावत के शिल्प पक्ष में और सारी बातें, एक तो प्रबंध काव्य प्रबंध रचना है, महाकाव्य है, वो भी शिल्प का ही पक्ष है, लेकिन अलग से इसलिए रखा है क्योंकि इस पर एक अलग से प्रश्न बनता है। तो पद्मावत का शिल्प कैसा है? पद्मावत का जो शिल्प या कला पक्ष जिसमें भाषा है, रस है, छंद है, बिंब है, प्रतीक है, अलंकार है, कल्पना है, ये सब इन सब चीजों का कैसा प्रयोग किया गया है उसका शिल्प पक्ष। और एक प्रश्न ये भी देखेंगे कि क्या आज पद्मावत की कथा की कोई प्रासंगिकता है? क्या आज हमें इस प्रेम कथा को पढ़ने का कोई लाभ है? इस प्रेम कहानी को पढ़ के हमें क्या मिलेगा? प्रेम कथाएं प्रायः भावनात्मक होती हैं, तो ऐसी भावनात्मक चीजों को पढ़ के आज के कठोर यथार्थवादी युग में हमें क्या हासिल होना है, या आज के आधुनिक या उत्तर आधुनिक युग में हमें क्या हासिल होगा? लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, या समय अपने अपने युग को आप देख रहे हैं कि आज प्रेम को लेकर कैसा नजरिया है, कितना संकीर्ण दकियानूसी नजरिया है। प्रेम आज भी आप अगर देखें तो आप ये कह सकते हैं, आपको मानना होगा कि भले ही हम ऐसे भौतिक रूप से और अन्य मामलों में बहुत आधुनिक हो गए हों, मॉडर्न हो गए हों, लेकिन प्रेम को लेकर आज भी हमारे समाज का नजरिया बहुत ज्यादा नहीं बदला है। एक अभी भी एक टैबू जैसा एक दृष्टिकोण है कि जो प्रेम करने वाला व्यक्ति है वो गलत है, चरित्रहीन है, नाजायज है, जायज और नाजायज है, कभी मर्यादा, कभी अनुशासन, कभी आदर्श, कभी समाज के नेम नियम, कई ऐसी चीजों को आधार बनाकर प्रेम करने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। कुछ ऐसे जो निजी पंचायतें हैं वो फैसले सुनाकर उनको फांसी की सजा और तमाम तरह के ऐसे बड़े अजीबोगरीब। दूसरी ओर जो प्रेम करने वाले लोग हैं, प्रेम पात्र हैं, वो भी प्रेम में अपने स्वार्थ, अपनी वासना, अपने जो चालाकियां हैं, होशियारी है, वो उसमें निकाल रहे हैं प्रेम के बहाने। आजकल ऑनलाइन और सोशल प्लेटफॉर्म पे भी प्रेम की कहानियां आगे बढ़ रही हैं, आप देख रहे हैं। सोशल साइट्स पे पहले दोस्ती होती है, फिर प्रेम होता है, फिर शादी, फिर जीवन का आगे की घटनाएं, और फिर उसके बाद कई ऐसे दुखद किस्से हमें सुनने को मिलते हैं जहां प्रेम के पात्र एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, हिंसा करते हैं, उनको टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, और तमाम ऐसी बातें जो सोचकर भी, सुनकर भी हमें हैरानी होती है। और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या हम आधुनिक काल में हैं या अभी भी उसी मध्यकाल में हैं, उसी सामंती समाज में, जहां केवल इसके लिए हत्या कर दी जाती है कि इसने प्रेम किया है। भीड़ हमला कर देती है, मारपीट होता है गांव में, समाज में, शहरों में, ऐसे तमाम किस्से। प्रेम करने वाले पात्र भी वैसे ही हैं, वैसे ही स्वार्थी, और ऐसा उनका भी हाल वही है। कल तक प्रेम कर रहे थे, आज एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। तो प्रेम को लेकर आज क्या स्थिति है? प्रेम की जिन शर्तों को, उसके लिए जो मूल्य चुकाने होते हैं, प्रेम के लिए जो मरना पड़ता है, मिटना पड़ता है, उसके लिए तो त्याग है, तप है, तपस्या है, सेक्रीफाइस है। क्या आज हमारे जीवन में प्रेम को लेकर उस तरह का नजरिया है? जिस तरीके से प्रेम को एक जीवन मूल्य के रूप में स्थापित कर रहे हैं, क्या हमारा नजरिया आज उसके प्रति कुछ बदला है, या वैसे का वैसे अभी भी है? हम अभी भी प्रेम को पाप ही समझ रहे हैं। तो पद्मावत एक लोक काव्य के रूप में, उसके रचना के स्तर पर उसका भाव पक्ष, उसका शिल्प, एक महाकाव्य के रूप में, एक साहित्यिक औदात्य, एक साहित्यिक योगदान, उसका अवदान, इस सभी रूपों से, ये सभी प्रकार से पद्मावत आज कितना प्रासंगिक है, हमारे आज के जीवन और उसके सवालों से कितना ये टकराता है, और ये काव्य कितना हमारे लिए आज भी रुचिकर है, रसपूर्ण है, उपयोगी है।
इस दृष्टिकोण से यदि हम मूल्यांकन करें तो हम प्रासंगिकता को देख सकते हैं। और फिर लास्ट में इसी कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या भी हम करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला सवाल तो ये हमारा होना चाहिए कि मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय हम जाने कि मलिक मोहम्मद जायसी क्या है और मलिक मोहम्मद जायसी की पृष्ठभूमि क्या है और क्यों ऐसा वो काव्य रचते हैं और उनकी रचनाएं क्या हैं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को भी हम समझें। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि एक अपना नया बैच शुरू होने जा रहा है, हिंदी साहित्य का सेकंड बैच, और ये 5 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो मैं आप सबको थोड़ा ध्यान दिला दूं कि जो लोग आपके संपर्क में हैं और जिन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो अपना ऑप्शनल वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य रखना चाहते हैं, उनके लिए मैं सूचना दे दूं कि 5 जुलाई से एक नया बैच शुरू हो रहा है। और जिन लोगों ने अभी मन नहीं बनाया है या हिंदी साहित्य के बारे में सोच रहे हैं, चूंकि आप सबको मालूम है कि हिंदी साहित्य एक काफी स्कोरिंग विषय है, यूपीएससी में हमेशा बेहतर रिजल्ट देता रहा है और इसीलिए लोग यूपीएससी में रखते भी हैं। वरना हिंदी के प्रति तो हमारा जो उपेक्षा वाला भाव है हम सब जानते हैं। बावजूद इसके कि हिंदी हमारी राजभाषा है, अघोषित रूप से राष्ट्रभाषा है और पूरे देश में संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी स्थापित है, हमारी जबान की भाषा है। हम जन्म लेने के बाद से इसी भाषा में सोचते, विचारते, सोते, जागते, सपने देखते रहे हैं। बावजूद इसके हिंदी बोलने और हिंदी के साहित्य को पढ़ने में हम पता नहीं क्यों संकोच महसूस करते हैं। लेकिन अगर हिंदी साहित्य का अगर यूपीएससी में रोल देखें तो यूपीएससी में एक बड़ा सफल वैकल्पिक विषय रहा है। 2022 के रिजल्ट में भी बहुत अच्छा हिंदी ने किया है। हिंदी हर बार हिंदी में अच्छे मार्क्स मिलते हैं और यही वजह है कि ना केवल हिंदी माध्यम के छात्र बल्कि अंग्रेजी माध्यम के छात्र भी हिंदी साहित्य को रखते हैं। तो आप में से जो लोग भी अभी विचार कर रहे हैं या अभी सोच रहे हैं, मैं कहूँगा कि मेरी क्लास ज्वाइन कीजिए, मेरे साथ हिंदी साहित्य को पढ़िए। स्टडी IQ में हिंदी साहित्य का ये दूसरा बैच शुरू होने जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस विषय को बड़े आराम से पढ़ेंगे और सिलेबस के सारे टॉपिक पर मैं बातचीत करूँगा। और ये विषय इतना एक पाठ्यक्रम आधारित विषय है, ज़्यादा कुछ नया जुड़ता नहीं है, कोई करंट अफेयर्स का चक्कर नहीं है इसमें, बहुत अपडेट करने की भी कोई ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती, कहीं कोई अपडेट वाला हिसाब किताब नहीं है। तो आप अगर एक बार खूब अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर सकते हैं, अपने मन से भी चीज़ों को लिख सकते हैं। कोई ऐसा इसमें बहुत सैद्धांतिक पक्ष नहीं है कि आपको बहुत सारे फैक्ट्स लिखने हैं और ये एक व्याख्या करनी है और जीवन के विभिन्न प्रसंगों से जुड़ा हुआ विषय है ये, तो आसानी से इस विषय को किया जा सकता है। तो मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने अभी हिंदी साहित्य को लेकर अभी एक असमंजस की स्थिति है, जो मन नहीं बनाया है, उनसे मैं कहूँगा कि वो मन बनाए और हिंदी साहित्य के बैच को ज्वाइन करें। हम लोग इस सेशन में यहाँ रुकते हैं, अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में और फिर पद्मावत के विभिन्न पक्षों और पहलुओं के बारे में। फिलहाल इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।